Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and safe. Last time हमने डिस्कस किया था कि what determines the total production of goods and services. So we started with the definition and our assumptions about the factors of production in uh, in an economy. We assume that there are only two factors of production. One is capital and other is labor. The amount of labor and capital is fixed in this economy. So total amount of capital is equal to K bar. Total amount of labor is equal to L bar. हम K bar और लेबर के लिए टोटल अमाउंट ऑफ लेबर के लिए L बार क्यों टर्म यूज कर रहे हैं या बार का मतलब क्या है? बार का मतलब सिंपली ये है कि amount of labor and capital is fixed in given time period. ये हमेशा फिक्स नहीं होती, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल इस इकोनॉमी में फिक्स्ड है। तो फिर हमने बात की कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन describes technological relationship between output Y and inputs labor and capital। फिर हमने कहा कि हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है वो उस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए व्यूम कर रहे हैं, जिसका सिंपल मतलब ये है कि जिस रेशियो से हम इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो से आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अगर हम इनपुट्स को हाफ कर दें तो आउटपुट हाफ हो जाएगा, अगर हम इनपुट्स को डबल कर दें तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। फिर हमने बात की कि व्हाट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखें किसी भी मार्केट में एक साइड पे डिमांड है और दूसरी साइड पे सप्लाई है। तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम लेटर ऑन जो है वो बात करेंगे। अभी सप्लाई की जब हम बात करें तो सप्लाई जो है ना, दैट इज इक्वल टू वाई बार। वाई इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल because amount of labor and capital is fixed. So using fixed labor and fixed amount of capital, a fixed level of output can be produced. So हम एग्जाम कर रहे हैं कि इस इकानमी में जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो वाई बार है। फिर हम बात कर रहे थे कि हाउ इज नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखें 3 एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, एक लेबर है, एक कैपिटल है और तीसरा एंटरप्रेन्योर है या ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का जॉब का टास्क क्या है कि वो लेबर और कैपिटल को प्रोडक्शन पर्पस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कंबाइन करता है, हायर करता है। फिर लेबर और कैपिटल को जो है वो उनके कंट्रीब्यूशन के मुताबिक जो है वो आप उनको पे कर देते हैं। व्हाट इज लेफ्ट इज प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अब लेबर को कितना पे करना है, कैपिटल को कितना पे करना है, तो ये उनकी माइनर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो माइनर यानी जो लेबर है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जितना कंट्रीब्यूट करेगी उसको उसके मुताबिक पे करेंगे। कैपिटल को उसकी माइनर प्रोडक्ट के इक्वल जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा, उसके मुताबिक पे करेंगे। फैक्टर प्राइसेस कैसे डिटरमिन होती हैं? हमने बात की कि फैक्टर की प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म से डिटरमिन होती है। तो सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल है बिकॉज वी अज्यूम दैट अमाउंट ऑफ factor of production is fixed in short run, so that is why factor supply is fixed.
जो फैक्टर डिमांड है वो नेगेटिवली स्लोप कर्व है। ये जहाँ पे फैक्टर सप्लाई कर्व जो कि वर्टिकल है उसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे उस फैक्टर की प्राइस डिटरमिन होगी। तो ये चूँकि हम 2 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक लेबर है और एक कैपिटल है। तो अगर हम लेबर की बात करें तो वर्टिकल जो कर्व है ये लेबर सप्लाई कर्व है और ये जो नेगेटिवली स्लोप कर्व है ये लेबर सप्लाई कर्व है, डिमांड फॉर लेबर। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम फैक्टर प्राइस ऑफ लेबर। सिमिलरली कैपिटल की सप्लाई कर्व और कैपिटल का डिमांड कर्व, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे जो कैपिटल है उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होगी। फिर हमने एज्यूम किया है कि जो जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं वो कंपेटिटिव फर्म है, यानी परफेक्ट कंपटीशन इस मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। आउटपुट जो है वो लेबर और कैपिटल पे डिपेंड करती है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो कंपेटिटिव फर्म है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसका प्रॉफिट किसके इक्वल होगा। तो प्रॉफिट इक्वल है रेवेन्यू माइनस लेबर कास्ट माइनस कैपिटल कास्ट। रेवेन्यू किसके इक्वल है, हम प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी, माइनस लेबर कास्ट किसके इक्वल है, पर यूनिट प्राइस क्या है, पर यूनिट प्राइस कैसे डिटरमिन होती है, डिमांड और सप्लाई से, और कितने यूनिट्स लेबर के हायर किए जाते हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। WF पर यूनिट प्राइस ऑफ लेबर, L is amount of labor, so this is labor cost। Similarly कैपिटल की कास्ट किसकी इक्वल है, पर यूनिट प्राइस ऑफ कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ कैपिटल K। R के जो है वो कैपिटल कास्ट है, यानी जितने भी लेबर कैपिटल के यूनिट हायर करेंगे उनकी पेमेंट कितनी है। तो टोटल रेवेन्यू में से लेबर की कास्ट और कैपिटल की कास्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो व्हाट इज लेफ्ट इज प्रॉफिट। अब हमें पता है कि जो y है, y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, तो इस y को हमने इस टर्म के साथ रिप्लेस कर दिया है, p के बाद जो टर्म है फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ये कैसे, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो ये प्रॉफिट जो है वो इसकी इक्वल होगी। अब फर्म कितनी फैक्टर प्रोडक्शन की अमाउंट कितनी हायर करती है, देखें यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लेबर पे कास्ट कितनी आएगी, कैपिटल पे कास्ट कितनी आएगी, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि पर यूनिट प्राइस ऑफ लेबर क्या है, पर यूनिट प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, कितने यूनिट लेबर के हायर किए, कितने यूनिट कैपिटल के हायर किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने किसी भी फैक्टर प्रोडक्शन लेबर या कैपिटल के कितने यूनिट हायर करने हैं, तो वो डिपेंड करते हैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट पे। तो फर्म क्या करती है, वो हर यूनिट को हायर करते वक्त जो माइनर प्रोडक्ट है उसको उसकी पर यूनिट प्राइस के साथ कंपेयर करती है। जब तक माइनर प्रोडक्ट ऑफ लेबर और कैपिटल उसकी पर यूनिट प्राइस के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तब तक फर्म उस यूनिट को हायर करती रहेगी। तो ये हमने बात की थी कि माइनर प्रोडक्ट लेबर के इक्वल है। एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर का यूज़ करने से जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आती है, दैट इज माइनर प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो सिमिलरली माइनर प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल किसके इक्वल है, वो हमने यहाँ पे जो है वो डिफाइन की है। माइनर प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है, कैपिटल का एक्स्ट्रा यूनिट K+1 यूनिट यूज करने से और K यूनिट यूज करने से जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें जो चेंज है, दैट इज माइनर प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो फर्म किसी भी फैक्टर को कितना यूनिट हायर करेगी, यानी अमाउंट ऑफ लेबर और अमाउंट ऑफ कैपिटल किसकी इक्वल होगी, उसका डिसीजन माइनर प्रोडक्ट ऑफ लेबर और माइनर प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से होता है। हम पहले बात कर गए। फिर हमने ये भी एग्जाम किया है कि जो माइनर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है वो डिमिनिशिंग है, कि जैसे जैसे आप एक कांस्टेंट फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के यूनिट इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीज करती है, मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है और उसके बाद डिक्रीज करती है। फिर हम बात कर रहे थे
कि लेबर के और कैपिटल के कितने यूनिट हायर करने हैं, तो उसके लिए डिसीजन जो है वो ये कंडीशन है कि जब तक माइनर प्रोडक्ट रियल वेज के इक्वल नहीं हो जाती तब तक फर्म लेबर के यूनिट हायर करती रहेगी। तो ये डिसीजन रूल है। जब एडिशनल यूनिट को हायर करने से जो प्रोडक्शन में चेंज आती है वो जब उसके रियल वेज की जब इक्वल हो जाएगी तो फर्म तब स्टॉप कर देगी फैक्टर प्रोडक्शन को हायर करना। तो लेबर के केस में ये कंडीशन है कि व्हेन माइनर प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू रियल वेज। सिमिलरली कैपिटल के केस में ये कंडीशन है कि माइनर प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। आर ओवर पी या डब्ल्यू ओवर पी जो है ये रियल वेज और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी भी वेरिएबल को नॉमिनल वेरिएबल को रियल वेरिएबल बनाने के लिए हम प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो ये डिसीजन रूल को ग्राफिकली हमने डिस्क्राइब किया है कि जब तक रियल वेज माइनर प्रोडक्ट ऑफ लेबर या माइनर प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल हो जाएगा तब तक उस फैक्टर प्रोडक्शन को हायर किया जाएगा। तो ये वो पॉइंट है। फॉर एग्जांपल रियल वेज का ये लेवल है और ये माइनर प्रोडक्ट ऑफ लेबर है जो कि डिमिनिशिंग है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ तक इस पॉइंट की लेफ्ट पे आप लेबर को हायर कर रहे थे क्योंकि माइनर प्रोडक्ट जो है वो रियल वेज से ज़्यादा थी। इस पॉइंट पे माइनर प्रोडक्ट ऑफ लेबर रियल वेज के जस्ट इक्वल है, तो इसको भी आप हायर कर लेंगे। इसके बाद आप लेबर को हायर नहीं करेंगे क्योंकि इस पॉइंट की राइट पे जो लेबर है उसकी माइनर प्रोडक्ट रियल वेज से कम है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है नेक्स्ट यूनिट्स को हायर करना। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम जो है वो बात की थी। अब हमारा बेसिक क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम कैसे डिवाइड होती है। तो उसका आंसर ये है कि नेशनल इनकम 3 एजेंट्स जो कि लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है या फर्म है उनके दरमियान जो है डिवाइड होती है। तो लेबर को उसके कंट्रीब्यूशन के मुताबिक पेमेंट होगी, कैपिटल को उसके कंट्रीब्यूशन के मुताबिक पेमेंट होगी और जो बाकी बच जाएगा वो फर्म का प्रॉफिट है। तो इसको भी हमने लास्ट टाइम जो है वो बात की थी कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है कि टोटल आउटपुट माइनस रेंटल प्राइस ऑफ लेबर, जो लेबर का जो है वो वेज है, और सिमिलरली रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। तो हम लास्ट टाइम मैंने ये भी डिफाइन किया था कि हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए इम्प्लिसिट कास्ट और एक्सप्लिसिट कास्ट दोनों मैटर करती हैं। तो इवन इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो भी हो तो तब भी इसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो भी हो तब भी फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है क्योंकि उसके अपने जो रिसोर्सेज हैं उसकी जो मार्केट रेट के हिसाब से कंपनसेशन है वो फर्म को मिल रही है। इस वजह से हम इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो भी हो तो तब भी उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो रूल ये है ये कि जो टोटल आउटपुट है वो, या हम ये कहें कि जो नेशनल इनकम है, ये जो जिसे हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, नेशनल इनकम कैसे डिवाइड होती है, तो उसका रूल ये है, कंक्लूजन ये है कि जो कि हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि टोटल आउटपुट इज डिवाइडेड बिटवीन द पेमेंट्स टू कैपिटल एंड द पेमेंट्स टू लेबर डिपेंडिंग ऑन देयर माइनर प्रोडक्टिविटी। तो अब जो कैपिटल है ख़ास तौर पे, लेबर तो आप मार्केट से हायर करते हैं ना, तो कैपिटल रियल वर्ल्ड में आप सारे का सारा कैपिटल जो है वो मार्केट से रेंट आउट नहीं करते। कुछ कैपिटल फर्म का अपना भी होता है। तो जितने फर्म के अपने रिसोर्सेज होंगे उतनी कंपनसेशन जो है मार्केट रेट के हिसाब से वो फर्म को हो जाएगी, एंटरप्रेन्योर को होगी। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो टोटल आउटपुट वाई है वो 3 एजेंट्स के दरमियान डिवाइड होता है। वन इज लेबर, वन इज कैपिटल एंड अदर इज एंटरप्रेन्योर।
तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट की फॉर्म में नेशनल इनकम का वो पार्ट मिलेगा जो लेबर को कंपनसेट करने और कैपिटल को कंपनसेट करने के बाद जो बाकी बच जाएगा। तो उसमें फर्म के अपने रिसोर्सेज की कंपनसेशन भी शामिल है। तो ये आंसर है कि हाउ इज नेशनल इनकम डिवाइडेड। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे कि सेक्शन 3.3 व्हाट डिटरमिन्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक हमने सप्लाई साइड की बात की है कि सप्लाई किसकी इक्वल होती है। तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, जो कि आउटपुट है, वो डिपेंड करता है लेबर और कैपिटल पे और उनकी प्राइसेस पे। अब डिमांड साइड जो है ना, वो किस पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 के स्टार्ट में सरप्लस लॉ ऑफ इनकम की बात की थी और आपको पता है कि देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन चैप्टर 3 तक हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ओनली 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एग्जिस्ट, देयर इज नो फॉरेन सेक्टर। तो हम 3 सेक्टर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जो है वो बात करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम इस पे बात करेंगे सेक्शन 3.3 पे कि व्हाट डिटरमिन्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी तक जो मैं लेक्चर में प्रीवियस डिस्कशन को समराइज कर रहा था और फिर हमने उसको कंक्लूड किया है कि नेशनल इनकम कैसे डिवाइड होती है। तो उसका आंसर ये है कि नेशनल इनकम 3 एजेंट्स के दरमियान उसकी डिवीजन है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लेबर को क्या मिलता है, उसकी माइनर प्रोडक्ट के मुताबिक कंपनसेट करते हैं। जितना माइनर प्रोडक्ट, जितना लेबर का कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन प्रोसेस में, दैट इज कैप्चर्ड बाय माइनर प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और कितने यूनिट आप हायर करते हैं लेबर के, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज रेंटल, दैट इज टोटल वेज ऑफ द लेबर पर यूनिट। वेज कितना है और कितने यूनिट हायर किए। सिमिलरली रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल इसके इक्वल है। रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो पर यूनिट प्राइस ऑफ कैपिटल जो कि माइनर प्रोडक्ट के इक्वल है और टोटल यूनिट्स ऑफ कैपिटल के, एम पी के मल्टीप्लाइड बाय के, दिस इज रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। एम पी एल मल्टीप्लाइड बाय एल, दिस इज टोटल वेजेस ऑफ द लेबर। और आउटपुट में से जब हम लेबर और कैपिटल को कंपनसेट कर देते हैं तो व्हाट इज लेफ्ट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो ड्यू टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ये 0 है। तो तब भी फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज फर्म के अपने हैं उनको मार्केट के रेट के हिसाब से कंपनसेशन हो रही है। तो फर्म इज अर्निंग इकोनॉमिक नॉर्मल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है क्लोज्ड इकोनॉमी में, 3 सेक्टर इकोनॉमी में, वो कैसे डिटरमिन होती है कि हाउ इज consumption expenditure determined, how is investment, amount of investment determined, गवर्नमेंट ने कितनी एक्सपेंडिचर करनी है वो कैसे डिसाइड होती है। क्योंकि अभी तक हम क्लोज्ड इकोनॉमी में हैं तो हम 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। 4th सेक्टर जो है फॉरेन सेक्टर, इसको हम चैप्टर 5 में जो जब ओपन इकोनॉमी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। तो वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास।